नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे बीए भाग 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के पाठ्य विषय 3 सीख सीख के गोठ पाठ के उद्देश्य पर। सीख सीख के गोठ डॉक्टर सत्यभामा आडिल के द्वारा रचित एक गद्य रचना है। पाठ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी कहावतों से युवा वर्ग को परिचित कराना है। हर पाठ अनेक उद्देश्यों को लेकर चलता है। सीख सीख के गोठ पाठ के भी एक नहीं अनेक उद्देश्य हैं। इस पाठ का उद्देश्य ग्रामीण लोगों में जागरण उत्पन्न करना और गांव के अनुभवी वृद्धजनों, बुजुर्गों, अधिक उम्र के लोगों के द्वारा प्रदत्त सीखों को आत्मसात करना भी है। कहा जाता है कि जब गांव के अनुभवी वृद्धजन कोई बात करते हैं तो हाना यानी कहावत जोड़ जोड़ कर बात करते हैं और उन बातों को सहजता से हमें आगे बढ़ा नहीं देना चाहिए, अपितु रुक रुक कर आत्मसात करते चलना चाहिए। इसलिए कि उनके द्वारा जो बीच बीच में हाना जोड़ा जाता है वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने श्रेष्ठ होते हैं और इतने उपयोगी होते हैं कि यदि हम उनका प्रयोग जीवन के संग्राम में करेंगे तो परेशानियों से हम सहजता से उबर पाएंगे। जीवन की समस्याओं का सही तरीके से समाधान ढूंढ पाएंगे। ये जो वृद्धजन है ना, इनको हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान कहा जाता है और इन सियानों के द्वारा जो बात कही जाती है वो बिठाकर शिक्षा के रूप में नहीं कही जाती। इनके द्वारा जो सीख दी जाती है वो क्लासरूम में दिए जाने वाले लेक्चर की तरह नहीं दी जाती। ये तो बात करते हैं और बात करते करते ही ऐसी सीख दे जाते हैं जिसको यदि हम आत्मसात कर ले, गांठ बांध ले, ध्यान दे दें तो हमें यह पता चलता है कि हमारी जीवन की जो उलझने हैं उनको हम सुलझा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कहा जाता है कि हमारे केवल मित्र नहीं होते समाज में, शत्रु भी होते हैं, है ना। मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। हम क्या करते हैं, केवल अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छा बनाकर चलते हैं। शत्रु हमारा कहीं भी कुछ भी अहित कर सकते हैं, इसलिए हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते, उनसे बातें नहीं करते। लेकिन हमारे ये जो सियान हैं, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि शत्रु को भी साथ लेकर चलना चाहिए और इसके लिए वो हाना कहते हैं कि बैरीला उच्च पीढ़ा दे। आपका मित्र है, उसे पता है कि आप कैसे हैं, आप कितना उसका मान करते हैं। अगर आपसे कोई चूक हो जाती है तो भी वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो आपका मित्र है और वही तो मित्र होता है जो केवल आपकी खूबियों से आपको स्वीकार नहीं करता, आपकी कमियों के साथ भी आपको स्वीकार करता है।
लेकिन शत्रु यदि आपके पास आया है और आपने उसका मान नहीं किया, किसी भी कारण से आपके पास आया है, हो सकता है कोई काम उसका अटक गया हो आपके बिना, वो आपके पास आया है और आपने उसका मान नहीं किया, उस शत्रुता का स्मरण करके, तो फिर यह शत्रुता की जो खाई है गहरी पर गहरी होती चली जाएगी। तो हमारे सियान क्या कहते हैं कि शत्रु को हमेशा ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए बैठने के लिए, अर्थात उनका मान करना चाहिए। जब आप उनका मान करेंगे तो वो धीरे धीरे कटुता को भूलता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपकी उच्चता को स्वीकार करेगा, आपकी भलमनसाहत को स्वीकार करेगा, आपकी नेक नियत को स्वीकार करेगा। तो सीख सीख के गोठ में उन्हीं कहावतों को, उन्हीं खाना को लिया गया है जो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या अनुपयोगी खाना भी होते हैं? नहीं, खाना अनुपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन हम उसके अर्थ को अपनी दृष्टि से उपयोगी और अनुपयोगी बना लेते हैं। तो जो निरंतर हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, उन हाना को सीख सीख के गोठ पाठ में डॉक्टर सत्यभाम आडिल ने लिया है। और इस हाना के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि किस तरह हम हर कार्य संपन्नता के मध्य उठ खड़े होने वाले सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, किस तरह जीवन की उलझनों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सकते हैं, कैसे प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे खेती किसानी का काम कर सकते हैं, कैसे मंगल अमंगल का भान कर सकते हैं, कैसे हमें अपने भाग्य पर और कर्म पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को बताने वाले हाना को इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। वैसे भी इसके विषय में जानना युवा वर्ग को बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है उसके में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन यदि कोई कमी है तो धैर्य से श्रेष्ठ बातों को आत्मसात करने की। अब चूंकि ये हाना जो होते हैं वे एक संपूर्ण वाक्य होते हैं, 10-20 पंक्तियां इनमें नहीं होती, एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, अधिकतम 4 वाक्य हाना में होता है। तो बहुत लघु होता है इनका आकार, और लघु आकार के हाना को सुनना उनके लिए सरल होता है, क्योंकि उसमें धैर्य धारण करने के लिए उन्हें बहुत समय नहीं देना पड़ता। और फिर यदि वो उपयोगी है, यदि वो उसका अर्थ जानने के बाद समझते हैं कि वो उपयोगी है, तो फिर उसका प्रयोग भी करते हैं। इसलिए युवा वर्ग को इस संपदा से परिचित कराने के उद्देश्य से सीख सीख के गोठ पाठ का लेखन किया गया है डॉक्टर सत्यभाम आडिल के द्वारा, और बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान देने की अपील भी की गई है। तो एक आध उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि खेती अपन सेती, है ना। जब आप खेती का काम करते हैं
तो आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। खेती का काम तभी फल फूल सकता है जब आप अपनी जिम्मेदारी पर यह कार्य करेंगे। तो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत सा हाना हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यवसाय ही कृषि है। और जब हम इस हाना का प्रयोग करते हैं, कृषि प्रधान हाना का प्रयोग, तो इसमें कुछ सीख भी हमको मिलती है। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि खेती धन के नाश, जब खेले गोसैया ताश। इसका मतलब क्या हुआ? यदि घर का मुखिया ताश जुआ खेलने में व्यस्त हो जाए, खेती पर ध्यान न दे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि खेती अपन से थी। खेती तभी फल फूल सकता है जब हम खुद उसमें मेहनत करें। लेकिन यदि गोसैया पूरे समय ताश खेलने में मस्त है, व्यस्त है, तो खेती की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पाएगा। और जब खेती की तरफ ध्यान नहीं देगा तो फिर खेती का नाश हो जाएगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हाना जोड़ा है कि खेती धन के नाश, जब खेले गोसैया ताश। तो घर के मुखिया को व्यसनों को ना पालकर जीविकोपार्जन के लिए खेती के काम में अपना मन लगाना चाहिए, ये सीख दी गई है। यह नैतिक जागरण का संदेश है। यह ग्रामीणों को दिया जाने वाला एक संदेश है, क्योंकि खेती कहाँ होती है? गांव में होती है। तो गांव में होने वाली खेती को कैसे श्रेष्ठतर बनाया जाए, इसके लिए घर के मुखिया को खेती करते समय किसी अन्य व्यसनों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि इस हाना को हमारा आज का युवा वर्ग आत्मसात कर लेता है, अच्छी बात तो ये है कि युवा वर्ग अब यह समझने लगा है कि अब लौट चले, गांव की ओर मुड़ने लगे हैं। खेती करना उन्हें अब अच्छा लगने लगा है। अब वो केवल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो केवल बेंगलोर और पुणे जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो गांव में जा करके खेती किसानी करना चाहते हैं, अपने प्रांत की, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा खान पान देना चाहते हैं। तो इन सब कामों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए उनको इन हाना से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि इस हाना में बहुत सारी सीख दी जाती है। और गांव के बड़े बुजुर्गों को महत्व तो देना ही देना है, क्योंकि वही तो है जो हमारी उंगली पकड़कर हमें उस अवसर पर कठिनाइयों से निकाल लेते हैं जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि यहाँ से हम बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसे संकट के समय में, ऐसे कठिन समय में ये बड़े बुजुर्ग जाने कैसे हमारी पीड़ा को समझ लेते हैं, हमारी तकलीफ को समझ लेते हैं, हमारे कष्ट को समझ लेते हैं और हमें इन कठिनाइयों से उबार लेते हैं। तो इनका सम्मान तो करना ही है, और यह जरूरी है आज के युवा वर्ग को समझना। अब इस तरह से छोटे उम्र के बच्चे जब बड़े बुजुर्गों की बातों को आत्मसात करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, तो बहुत से कार्य आसान भी होने लगते हैं। अब चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और 4 लोगों के बीच उसे उठना बैठना पड़ता है, तो उसे संभल कर के भी रहना पड़ता है, संभल कर भी चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे कोई ऐसी बात निकल जाए मुंह से उसके
जो किसी को बुरा लग सकता है। 4 लोगों के बीच उसे क्रोध नहीं करना है। 4 लोगों के बीच उसे उनकी बातों को सुनना है और 4 लोगों के बीच अपने धैर्य का भी परिचय देना है। तो इसके लिए खाना कहा जाता है सहिथे तेकर लहिथे। जो सहता है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये क्लासरूम में लेक्चर देने जैसा सीख नहीं देते हैं हम लोगों को। इनकी बातों को आपको सुनना है। बात बात में वो खास बात बोल देते हैं और उसको आत्मसात करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात बात में खास बात बोलते समय वो संकेत नहीं देते। कई बार ऐसा भी होता है कि बात करते समय और खास बात करते समय बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस बात को गांठ बांध लो। गांठ बांध लो मतलब चूंकि वो बात महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है, अतः उसे याद रखो। वक्त बेवक्त जब किसी संकट में आप पड़ जाएं तो उस बात को ध्यान करके उस संकट से निकलने का आप रास्ता निकालें। इसलिए कहते हैं कि गांठ बांध लो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि नारी पटोहा कूप जल औ बरगद के छांव। नारी पटोहा कूप जल औ बरगद के छांव, गर्मी में सर्दी करे सर्दी में गरमाए। नारी स्त्री, पटोहा पटाव। पहले के जमाने में क्या होता था? पटाव होता था, लकड़ी का बना हुआ छत जिसको हम कह सकते हैं, पटाव कहलाता था वो। कूप जल, कुएं का जल। आजकल तो कुआं कहीं दिखाई ही नहीं देता, सब जगह बोर। कुआं, कुएं के जल की विशेषता यह कि वह बहुत मीठा और ठंडा पानी देता है। तो नारी पटोहा कूप जल औ बरगद के छांव, बरगद के पेड़ का छांव, गर्मी में सर्दी करे। इनकी विशेषता क्या है? ये गर्मी के मौसम में आपको ठंडक प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, और सर्दी में गरमाए, और ठंड के समय सर्दी के मौसम में ये आपको गर्मी देते हैं। तो नारी पटोहा कूप जल और बरगद के छांव, गर्मी में सर्दी करे और सर्दी में गरमाए। कितनी बड़ी बात है। न केवल आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, न केवल आपको यह संदेश दिया जाता है कि आप जो बड़े बड़े अट्टालिका बना करके चल रहे हैं उन अट्टालिकाओं का कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे घर बनाना चाहिए जो आपको सुख दे, शांति दे। ना केवल आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि कुएं खुदवाने चाहिए, यह नेक कार्य है और हमारे लिए उपयोगी भी है। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि बरगद का वृक्ष कितना उपयोगी है, अर्थात आपको वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारी बहुत सारी महती आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो एक ही खाना में कितने संदेश छिपे हुए हैं। ये संदेश हमको किनके द्वारा मिल रहे हैं? हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बात बात में बोले जाने वाले खाना से। इसलिए इस पाठ को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। यह पाठ एक महती उद्देश्य को लेकर लिखा गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इसमें जिन कहावतों का प्रयोग किया गया है, ये कहावतें व्यक्ति की भाषाई आवश्यकता की भी पूर्ति करती है और जनसाधारण की बुद्धि को
बहुत अधिक गहराई से प्रभावित भी करती है। अब मैंने आपको बताया कि वाक्यांश नहीं होता, मुहावरे और लोकोक्ति में यही फर्क है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां वाक्य होती हैं। तो चूंकि ये एक वाक्य होती हैं, अतः इनका प्रभाव भी अधिक स्थायी होता है। और प्रभाव स्थायी होता है इस वजह से उसके अर्थ को कभी कम नहीं होने देता, और मिटने तो देता ही नहीं है, हमेशा जीवित रखता है। जैसे कहा जाता है कि राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी, राजा के आगे मत रहो और घोड़ा के पीछे मत रहो। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्थिति में लात खाना पड़ सकता है। तो आज भी आप विचार कीजिए कि क्या यह हाना पहले प्रभावशाली था और आज नहीं है? तब से लेकर आज तक यह हाना बराबर प्रभावशाली है, और इसका प्रभाव हर आयु, हर वर्ग के व्यक्ति पर समान रूप से पड़ रहा है। हर वर्ग, हर आयु का व्यक्ति इसको समयानुसार प्रयोग कर सकता है। सुनने में अच्छा तो लगता ही है, अपनी धाक भी जमती है। जब 4 लोग बैठे रहते हैं और उन 4 लोगों के बीच वार्तालाप चलते रहती है, उस समय यदि आपने हाना का प्रयोग कर दिया, कहावत का प्रयोग कर दिया, तो आपकी धाक जमती है ना, बड़ा जानकार है, बहुत होशियार है, अरे लगातार हाना का प्रयोग कर रहा था। तो इस तरह से आपकी एक अच्छी छवि भी बनती है। तो इसलिए हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके संरक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको लिपिबद्ध करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, इनका लगातार प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो हाना है यह हमारे खेत खलिहान की सौंधी महक को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो लोगों को बहुत अधिक प्रिय लगता है। कुल मिलाकर यदि हम कहना चाहें तो सीख सीख के गोठ एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, जिसमें ग्राम्य जनजीवन में सीख की उपयोगिता का महत्व स्पष्ट किया गया है। यह सीख मुहावरों के द्वारा और कहावतों के द्वारा बड़े बुजुर्गों के माध्यम से युवा वर्ग को दी जाती है। नमस्कार।